नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। बच्चों, हमने इसमें अभी तक देखा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमने बताया था कि किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति को। और क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहला जन विद्रोह था। पहला जो है कि भारतीय जनता में कहते हैं ना, एक आग लगी थी कि हमको अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करना है और किसी भी कीमत पे करना है। कहते हैं ना, जब किसी के दिमाग में एक सनक पैदा होती है, किसी के दिमाग पे ये क्लियर होता है कि हमको अंग्रेज़ों को बाहर करना है, तो वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। और जनता एकदम जो है कि तैयार थी कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ कर फेंक देना है। और हमने ये बताया था कि ये विद्रोह क्यों हुआ था? आर्थिक कारणों से हुआ था। आर्थिक कारणों में हमने बताया था कि जनता का खूब आर्थिक शोषण ये सब कर रहे थे, किसान मजदूर का खूब शोषण किए। इन्होंने जो है कि भारत की अर्थव्यवस्था को एकदम चौपट कर दिया। फिर इसके बाद हमने देखा राजनीतिक कारण थे। उस समय मुगल बादशाह जो था वो सबसे बड़ा जो है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत में माना जाता था, कि वही सबसे जो है कि दिलो दिमाग में सबके बसा हुआ था मुगल साम्राज्य। वो इतना घर कर गया था, इतना गहराई तक मुगल साम्राज्य का जो भाव था या जो उसके प्रति सम्मान था वो बना हुआ था, कि लोग जब जो है कि विद्रोह करते हैं तो लोग देखते हैं बहादुर शाह जफ़र की तरफ, कि बहादुर शाह जफ़र ही एक ऐसा शासक है जो अगर लीडर बन जाए तो वो पूरे जो है कि अंग्रेज़ सत्ता को खदेड़ कर बाहर कर सकता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से झांसी की रानी, फिर इसके बाद बेगम हजरत महल और बहुत सारी जो रानियाँ थी, उन्होंने जो है कि इस युद्ध में भाग लिया ताकि वो अपनी जनता और अपने वंश की रक्षा कर सकें। फिर सामाजिक आर्थिक कारण में उन्होंने बताया था कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर जनता के अगर धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिए तो आपके नाक काट देंगे। ये सब इतना भारतीय जो है धर्म और समाज के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये कभी ज़िंदगी में नहीं चाहते कि हमारे धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप करे। उंगली करेंगे तो उंगली क्या है, टेढ़ी कर देंगे सब। तो अंग्रेज़ों को वही सबक सिखाने के लिए कि बच्चा हमारे धार्मिक मामलों में तुम हस्तक्षेप ना करना। और सैनिक कारण में हमने बता ही दिया था कि भारतीयों को बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, बड़े अच्छे अच्छे सैनिक थे, उन्हें ऊंचा पद दिया जा सकता था। लेकिन अंग्रेज़ ये जानते थे कि अगर इन्हें ऊंचा पद दिए तो ये क्या करेंगे, सत्ता पर बैठ जाएंगे और सत्ता पर बैठकर वो अपने मनमाने तरीके से क्या करेंगे, जनता को लीड करेंगे और जनता को निर्देश देंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और हमारी शक्ति जब कमज़ोर होगी तो हमें क्या हो जाएगा, भारत से बाहर हो जाना पड़ेगा। लेकिन वो इस कारण से और नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्हें ऊंचा पद एक तो नहीं दिया जाता था, दूसरा चीज़ उन्हें जो है कि हथियार, साज सज्जा वगैरह भी उस तरह से नहीं दिया जाता था जिस तरह से अंग्रेज़ अधिकारियों को दिया जाता था। तो ये कारण थे जिससे जो है 1857 की क्रांति हुई। लेकिन एक सबसे बड़ा इसमें प्रमुख रीज़न था, वो था गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूस। उसको मुंह से लगा के खींचना पड़ता था, खींच के बंदूक में भर के गोली दागनी पड़ती थी। और गाय क्या है, हिंदुओं की पवित्र माँ बोलते हैं कि वो हमारी माता है, और सूअर को इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है। अब ये दोनों जो है कि खिलाफ हो गए कि भाई कैसे आप जो है कि हमसे ऐसा करवा सकते हैं, क्योंकि गाय के मांस को हाथ लगा देना भर ये माना जाता है कि आपने हिंदू धर्म का क्या है, आपने पाप कर दिया है, आप पापी हो गए हैं। और ऐसे ही सूअर के प्रयोग से मुस्लिम कह रहे थे कि मुस्लिमों को भी लग रहा था कि हमने पाप कर दिया है। तो इस तरह से दोनों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया, और क्रांति की योजना फिर सबने बनाई कि हमें क्रांति करना है। फिर ये देखिए पूरा मैप दे के बताया हुआ है कि किस तरह से क्रांति को वहाँ के नवाबों ने आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद हमने देखा कि प्रमुख घटनाएं जैसे बैरकपुर हो गया, मेरठ हो गया, इलाहाबाद हो गया, फैज़ाबाद, बहराइच हो गया। और हमने देखा कि किस तरह से जनता जो है कि पागलों की तरह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पास गई और कही कि आप जागो। उनको वो सो रहा था, उसको जगाया कि आप क्या है, भारत के बादशाह हैं और आप लीडर बनिए और लीड करिए हम लोगों को, और ये बताइए कि हमें क्या करना है। तो बहादुर शाह जफ़र ने जो है कि लीडर का काम किया, लेकिन उसके 2-3 पोते थे, उनको अंग्रेज़ों ने गोली से दाग दिया। गोली से दाग नहीं दिया, उन्होंने तोप के मुंह पर लगा कर उनको तोप छिड़वा दिया। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र की जो
स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर होती चली गई। जनता तो उसके सपोर्ट में थी, लेकिन ना तो उनके पास हथियार थे बेहतर किस्म के, ना तो प्रशिक्षित सैनिक थे, ना ही प्रशिक्षित उनके पास सेनापति थे कि जो युद्ध को बेहतर तरीके से लीड कर सकें। और इस कारण से आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को पकड़ लेते हैं अंग्रेज पकड़ के रंगून भेज देते हैं, जहाँ काला पानी बोला जाता है वहाँ भेज देते हैं और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बरेली हम देखते हैं, कानपुर जो बहादुर नाना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह किया था। इसके बाद अजीम उल्लाह खां थे, उन्हीं के साथ तात्या टोपो थे विद्रोह किए। फिर लखनऊ का विद्रोह ज़बरदस्त हुआ, बेगम हजरत महल ने किया। फिर आजमगढ़ का हमने कुंवर सिंह ने, झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने वह लड़ी, खूब मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। ह्यूमरोज कहता है कि भैया ये जितना औरत लड़ी है, अगर कोई मर्द उतना लड़ जाता तो हमारी स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती कि हमको भारत से बाहर चले जाना पड़ता, लेकिन केवल झांसी की रानी के अकेले दम पे तो युद्ध जीत नहीं सकते थे। अब हम आज पढ़ेंगे कि क्रांति की असफलता के कारण क्या थे। हमने देखा क्रांति क्यों हुई थी, क्रांति का कैसे आगे बढ़ी क्रांति, और क्रांति असफल क्यों हो गई, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यद्यपि भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। आशातीत मतलब होता है कि आशा के अनुरूप, जैसी आशा की जाए। हम कहते हैं कि IAS बन जाएंगे। IAS तब बढ़ेंगे जब 12 घंटा 13 घंटा पढ़ेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे, तब तो IAS बन जाए न हो। और नहीं तो पता लगा कि नहीं हमारा सपना IAS बनिए, अब तो IAS थोड़ी बनिए। अब वो इससे जो हो कि वही बोला ना, आशा थी आशा जो हो कि जैसन भारतीय नवाब आशा कह रहे हैं, जैसे बेगम हजरत महल आशा कह रहे हैं कि हम जो लखनऊ के गद्दी मिल जाए, झांसी की रानी सोचे रहा कि झांसी की गद्दी हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा भैल रहा और विद्रोह का अंग्रेज कुचल के चल देलन। अब इसके मुख्य निम्नलिखित कारण थे। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव होना। कुछ प्रांतों के शासकों ने तो अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। सबसे पहली बात थी कि भारतीय जो नवाब थे उन्हें लोगों का कैलन विद्रोह तो कैलन, बड़ी हिम्मत तो ये की कि विद्रोह किए, लेकिन विद्रोह ये था कि कहीं एक जगह मेरठ में हुआ विद्रोह, फिर दूसरी जगह हुआ इलाहाबाद विद्रोह हुआ, फिर तीसरा विद्रोह झांसी की हुआ, चौथा विद्रोह लखनऊ में हुआ। अगर एक साथ अगर विद्रोह हो जाता, मतलब ये दिन जिस दिन तारीख तय किए थे कि 31 मई को हमको विद्रोह करना है, एक साथ अगर विद्रोह कर दिए होते तो अंग्रेजी सेना सबको संभालते संभालते खुद ही क्या है नष्ट हो जाती, उसके दम उखड़ जाते, उसकी सांस फूलने लगती। लेकिन क्या किए कि भारतीय नवाबों ने कहीं कोई विद्रोह कर रहा है, कहीं कोई विद्रोह कर रहा है, अंग्रेज सेना पूरी जो है कि तब तक व्यवस्थित थी और वो जा के जो है कि उनको दबाना शुरू कर दी। एक एक को मार मार के उन्होंने पूरा क्या है आंदोलन समाप्त कर दिया। अगर समन्वय होता तो शायद ही भारतीय जो है वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ कर भगाने में सफल हो जाते हैं। दूसरा चीज़, कुछ ऐसे डरपोक थे जिनको लग रहा था कि अगर अंग्रेज जो है कि नहीं रहे तो हमारे राज्य को कौन जीत लेगा, ये जो नवाब है ये जीत लेंगे, तो हमें अंग्रेज़ों को क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए। इतने मूर्ख हमारे यहाँ के थे, वो चाह रहे थे कोई विदेशी शासन करे वो कबूल है, लेकिन भैया हमारी गद्दी नहीं जानी चाहिए। और इसमें सब एक नाम है सिंधिया है और बहुत सारे जिंद का शासक है, ये सब थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। फिर प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना भी असफलता का प्रमुख कारण था। मतलब बहुत सारे ऐसे रियासत थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने भारतीय नवाबों का साथ नहीं दिया। अब यदि इंदौर, ग्वालियर और हैदराबाद के नरेश क्रांतिकारियों का साथ देते तो शायद स्थिति कुछ और ही होती। अगर इंदौर कौन, होलकर थे, ग्वालियर के कौन थे, सिंधिया थे, हैदराबाद का नवाब, अगर ये सब क्रांति में भाग लेते तो अंग्रेज़ों को उत्तर से दक्षिण तक इतना बड़ा विशाल भूभाग था भारत का, वहाँ से सेना का एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान आवागमन इतने आसानी से नहीं हो पाता और अंग्रेज एक एक करके पराजित होते चले जाते और भारत को एक मुक्त देश बना देते। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे नवाब तो एक तो साथ देने नहीं दिए, दूसरा जो है कि नवाबों में समन्वय नहीं था कि हम एक साथ विद्रोह करेंगे तो
क्या होगा, अंग्रेजी सेना बट जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक एक करके विद्रोह करते गए और अंग्रेज सेना एक एक करके सबको दबाती चली गई। क्रांति दूसरा देखिए, क्रांति की में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव। हमने बताया क्रांति में योग्य एवं कुशल नेतृत्व का अभाव था। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह जफर क्या था, वो शायरी करने में मस्त था। उसको युद्ध, ना तो कभी युद्ध ज़िंदगी में लड़ा हुआ था, ना तो उसने एक भी जो है कि संघर्ष बेहतर किया हुआ था। तो उसको लड़ाई और झगड़े के बारे में क्या पता था, कुछ नहीं पता था। इसी तरह से आप देखेंगे कि नाना साहब, उनको भी बहुत बड़ा जो है अनुभव नहीं था। जितने भी लोग थे, बेगम हजरत महल, उनको भी बहुत अनुभव नहीं था। तो ये सब जब अनुभव नहीं होगा आपके पास, और अंग्रेज जो इतनी बड़ी ताकत है, जिनके पास अच्छे अच्छे जो निकोलसन है, और इसके बाद आयर है, फिर इसके बाद जो है कि बहुत सारे जो है कि ऐसे उसके पास सेनापति हैं जो युद्ध मैदान को देखकर युद्ध जो है कि जीत ले जाएं, या युद्ध को भांप लें कि किस मोड़ पर जाएगा, उनसे आप लड़ने जा रहे हैं, और वो भी आप अकुशल हैं। बहादुर शाह विद्रोह के समय लगभग 80 वर्ष के थे। बताओ, 80 साल का हो गए थे। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता ने अपने ढंग से क्रांति का संचालन किया। जे जैसे चाहे ते तैसे क्रांति चलेले। इन आए कि भैया एक लीडर अगर रहा, जैसे बहादुर शाह जफर लीडर रहा, तो भी हो सकत कि जोनो ओकरे पास अगर सारे नवाब लई आए कि अपन सेना संगठित करतन कि अब तू निर्देश दा कि जैसे क्रांति कहिया तैसे आगे बढ़े। लेकिन सब का गए भैया, झांसी की रानी अलग अपन विद्रोह करत हन, बेगम हजरत महल लखनऊ के अलग विद्रोह करत हन, प्रयागराज में अलग अलग विद्रोह चलत हो। तो का भैल कि विद्रोह जो संगठित विद्रोह होला उ ना हो पहले, और विद्रोह क्या भैल धीरे धीरे कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबाया। सिख फौज की मदद से सिखों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और 1857 की क्रांति को दबा दिया, जिसे जिंद बोलते थे उस समय। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। हमने पहले बताया कि भारतीय जो सेना थी उसके पास कुछ तो हथियार थे, जो लूटे पाटे थे वो उनके पास हथियार थे। अनायत यह लाठी डंडा लाई के सब लड़ाई चल रहा है, और उन्हें के पास तोप बढ़िया, उन्हें के पास बंदूक बढ़िया, उन्हें के पास बेहतर प्रशिक्षित सैनिक, लुटाए लुटाए दौड़ाए दौड़ाए मरलन सब है। हाँ, लेकिन जेके जो ना कि भीड़ पाई है ओके तो जानला कि बुकनी बनाए ना वह। अंग्रेजों ने नई राइफल का प्रयोग बड़े अच्छे ढंग से किया, जबकि भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद की भी कमी थी। भैया जो नया राइफल रहा है होकर बड़ा अच्छा तरीके से अंग्रेज उपयोग कर लें, जबकि भारतीयों के पास कौनो ऐसा हथियार ना रहा है। आगे देखा, सन 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। ये देखिए बच्चों, ये जो अभी देखिए दिया है ब्रिटिश सीमा, ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये नीला नीला क्षेत्र, ये पूरा नीला क्षेत्र जो है अभी तक ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल थे। और इसके अलावा देखिए ये क्या रहा, प्रमुख नगर, और ये जो देखिए मैसूर दिख रहा है, निज़ाम दिख रहा है, फिर जो है कि राजपूताना दिख रहा है, ये सब क्या थे, स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन ये ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार करते थे। और प्रमुख नदियाँ दिया हुआ है, मतलब ऐसा है कि पूरे भारत पर उनका नियंत्रण तो था, लेकिन क्या था कि एक तो होता है कि पूरा प्रत्यक्ष नियंत्रण होना, कि मतलब जो है जौन चाहिए तौन हम कह सकी। एक होला अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष नियंत्रण होला कि भाई जहाँ नवाब हो वो जो ना कि भाई अंग्रेजन की बात तो मानत हो, लेकिन जो आंतरिक मामला में हो के नियुक्त करे हो, के कितना कर लगाओगे जनता पे, कितना टैक्स वसूले हो, ई कुल निर्धारण के करे भारतीय नवाब करे। तो ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शासन रहा है, लेकिन अंग्रेज कहें कि चे पे ज़्यादा मत करे, नहीं तो राज्य हम छीन लेब। तो नवाब भी बेचारा जो हो मन गिराए के अपन जो हो मुड़िया के शासन करें, क्योंकि वो के पता रहा है कि भाई अंग्रेज जितनी बड़ी शक्ति बा ओकरे सामने लड़ब जो हो बीने भैंस के आगे बीन बजावे के बराबर बा। तो यह नाते जो ना कि उन्हें लड़ाना है। तो आगे देखा कि क्रांति के परिणाम। अब परिणाम का है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मतलब भाई वो एक मतलब जोश था लोगों में, एक जुनून था कि हमको अंग्रेज़ों को बाहर कर देना है। लेकिन ये पहला जुनून था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ नया हवा चली है, कुछ स्वतंत्रता की बयार बह रही है, ये जनता में एक गुस्सा है। इसने एक युग का अंत कर दिया और एक नवीन युग के बीज बोए। मतलब एक युग का अंत हो गया और एक नवीन युग का सूत्रपात किया, जिसमें ये जनता अब जो है कि थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार चौकन्नी हो गई कि भैया इनको ज़्यादा छेड़ो मत, वरना कूट कूट के हमको बाहर कर देंगे। फिर
प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। अब अंग्रेज हाथ जोड़ने कि हे मालिक, अब हम जो न कि कोनो राजा के राज्य ना जीतब, अब हम खाली आर्थिक शोषण करब, जितना आर्थिक शोषण कैसे कि उतना आर्थिक शोषण करब, कोनो राज्य के ना जीतब। अब हे भगवान, अब तुम्हें लोन के जीतब ना है। कहाँ से कि सबकर बुद्धि चकराइल लगल कि तो भारत जोन हो हमरे हाथ से निकलिए। आगे देखा, इन 57 की विद्रोह हुआ। सन 57 के विद्रोह का यद्यपि पूर्णतः दमन हो गया, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। भाई हाँ, ये मान रहे हैं सब लोग कि ये भले से 1857 के विद्रोह के दमन कर लेलन अंग्रेज, लेकिन ओकर कितना अधिकारी मारी लन, कितना कर्मचारी मारी लन, एकर कोनो गिनती ना रहा है। उन्हें कि ये इतना हिम्मत ना हो कि जोनों की फिर जोनों की कोनो राज्य के उन्हें जीत लें, इतनी औकात के होकर नहीं भैले। दोबारा सन 57 जैसी घटना ना हो तथा ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया। अब तक भारत में शासन का संचालन कौन कर रही थी? कंपनी कर रही थी। इसमें ब्रिटिश सरकार लाभ तो ले रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा मतलब नहीं ले रही थी कि भाई आप कंपनी में कहाँ युद्ध कर रहे हैं, किसी से युद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कंपनी को बहुत मतलब नहीं होता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद फिर जो शासन सत्ता रहे कंपनी से छीन के ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले ले। और अब ये बोलल गया कि भैया अब महारानी जो विक्टोरिया है ब्रिटिश के महारानी, ओकरे अधीन भारत के शासन के संचालन कहिए। भाई जब शासन के संचालन ओकरे अधीन हुई तो ई होला कि सरकार जो होले वो हमेशा जनता के बीच रहेले, और जनता के बीच रहे के कारण ऊपर हमेशा जो है बाहरी दबाव भी रहा, जनता का दबाव भी रहा। कैसे कि जनता अगर चाहे तो सत्ता परिवर्तित कर दे, जनता चाहे सत्ता बनाए दे। तो उन्हें ही लगा कि भाई जनता के खुश रखा बहुत जरूरी हो, तो जनता के प्रति जवाबदेह होलन। तो यह नाते जो भारत के शासन है अब वो केकरे अधीन चलिए, ब्रिटिश संसद के अधीन चलिए। और ब्रिटिश संसद जो 7000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर दूर है, अब वो भारत के लिए नीति बनाई, भारत के लिए नियम बनाई, भारत के लिए कानून बनाई और भारत के शासन के संचालन करी। इस घोषणा से दोहरा नियंत्रण समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जाने दो, अब ये कंपनी का सब हिसाब किताब खत्म करवावा, अब खाली की हो हम जो कहा दोनों इसे शासन संचालित हुई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया और उन्हें अपनी मातृभाषा को विदेशी शासकों से मुक्त दिलाने के लिए प्रेरित किया। ये 1857 की क्रांति आज तक लोग जो है कि याद करते हैं। जब भी विद्रोह होता है कहते हैं 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह है, मतलब वो ज्वाला थी। आज भी लोग जब भाषण देते हैं तो लोग जो है 1857 की क्रांति का जिक्र कर ही देते हैं कि वो एक क्रांति थी। देखो कि जिसने जो किसान था, मजदूर था, जो हथौड़ा पीटने वाला था, सब जो है कि क्या किए, विद्रोह में भाग लिए। और भी जानिए, 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार इतने लंबे समय में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। 1857 की क्रांति के बाद मतलब राजनीतिक रूप से राजनीतिक रूप से मतलब जो ने नीति बनावे, नियम बनावे, कानून बनावे, ओके भारतीय के माने पड़े। और आर्थिक रूप से भाई जितना शोषण कह सके वो जो हो कि वो भारतीय जनता के माने पड़े। तो यह नाते जो है ब्रिटिश सरकार लगभग बड़े लंबे समय तक भारत के शोषण कैले। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया। मतलब उसी समय घोषणा पत्र जारी किया। कुछ ने बताया कि भाई जो है अब जितने भी भारतीय राज्य हैं उन पर जो है कि उन पर पूरा नियंत्रण कंपनी से हटाकर ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला जाएगा। दूसरा ये हुआ कि अब जितने भी राज्य हैं भारत में, जो तो कुछ राज्य हैं जिन पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो है स्वायत्त रूप से हैं, उनका हम ब्रिटिश साम्राज्य में या भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं। तो इस तरह से और गोद लेने वाली जो प्रथा थी उसको लागू कर दिया कि भाई आप गोद ले सकते हैं और अपना वारिस नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 1857 की क्रांति ने ये परिणाम दिए। लेकिन कुछ उसमें घाटा भी हुआ। घाटा भी ये हुआ
कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो नीति का पालन करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बहुत सारा बंटवारा करना शुरू कर दिया। अब दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र, कच्चा माल, प्राकृतिक खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखाने में या यंत्र द्वारा जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार माल या निर्मित माल कहा जाता है। तो बच्चों आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।